केंद्रीय प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति की चर्चा में केंद्रीय प्रवृत्ति ऐसी प्रवृत्ति जो जिससे समूह का समूचे का ज्ञात किया जाता है, समूचे का जो संक्षेप में ही रहकर समग्रता का विकास करता है, समग्रता की जानकारी देता है। जैसे मैंने बताया कि घरों में महिलाएं छोटे से चावल के दानों को ही देखकर पता लगा लेती हैं कि चावल पका है या नहीं पका है, दाल पका है या नहीं पका है, उसकी जानकारी हो जाती है। ये लघुता से समग्रता की जानकारी केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। जब किसी छोटे या समूह या समुदाय का ही एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है, बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति जिस प्रकार किसी समूह या समुदाय का मुखिया जिस प्रकार किसी समूह या समुदाय का मुखिया जिस प्रकार किसी समूह या समुदाय का मुखिया उस समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति भी संपूर्ण समूह या प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है। चावल के 2-4 दानों को ही देखकर घरों में महिलाएं समझ जाती कि चावल पका है या ना पका है। दाल के कुछ ही दानों को देखकर समझ जाते हैं कि पका है अथवा नहीं पका है, अध पका है और पकने की ज़रूरत है। ये सब की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, जब डॉक्टर देखकर बोलते हैं कि नहीं, जाकर खून जांच कराएं, जब हम खून जांच कराने जाते हैं तो जो पैथोलॉजिस्ट है पूरा खून नहीं लेता है, बल्कि थोड़ा ही खून लेता है और थोड़ा खून लेकर ही उस पर वो अपना निष्कर्ष निकालता है। और उसी निष्कर्ष के आधार पर डॉक्टर लाइन ऑफ मेडिसिन डिसाइड करते हैं, क्या मेडिसिन चलेगा इसका निर्धारण वे इसी आधार पर करते हैं। तो जिस प्रकार किसी समूह या समुदाय का मुखिया उस समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक उसी प्रकार से केंद्रीय वर्तमान उस समूह या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। इस मान को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम इस समूह विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिस समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उसे केंद्रीय मान कहते हैं। ठीक है। जिस आंकड़ों को प्रकट करने के लिए जिस मानों का प्रयोग किया जाता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति या मान कहते हैं। अतः एक छोटे से ब्लड खून की मात्रा से ही पूरी निष्कर्ष निकाल ली जाती है कि खून पतला है, मोटा है, गाढ़ा है, ये सारी जानकारी हमें हो जाती है। तो केंद्रीय मानों का महत्व, केंद्रीय मानों का क्या महत्व है कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहला है सेंट्रल टेंडेंसी, पहला है किसी समूह की संपूर्ण योग्यता को संक्षिप्त में जानने के लिए केंद्रीय मान ज्ञात किया जाता है। किसी संपूर्ण जानकारी के अगर संक्षेप में जानना है तो हम संक्षिप्त जानकारी कहते हैं। दूसरा, किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने के लिए, किसी समूह के प्राप्तांकों के केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने के लिए। और तीसरा, किसी दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने में। तीसरा, किसी समूह के छात्रों
के प्राप्तांकों की तुलना करने में, किसी समूह के छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना में। और अगला, शोध के छात्र में, शोध में इसका बड़ा उपयोग है, शोध के छात्र में इनका उपयोग किया जाता है। शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही, शिक्षा और मनोविज्ञान की समस्याओं को, शिक्षा और मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का बहुत अधिकतम उपयोग है। ठीक है, तो हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, केंद्रीय मान की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय मान से तात्पर्य उस मान से है, केंद्रीय मान से तात्पर्य उस मान से है किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति, किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, उसे केंद्रीय मान कहते हैं। किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उसे केंद्रीय मान कहते हैं। केंद्रीय मान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला है किसी समूह की संपूर्ण योग्यता को संक्षिप्त में जानने के लिए। दूसरा, किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने के लिए। तीसरा, किसी दो या दो से अधिक समूहों की तुलना करने में। चौथा, किसी समूह के छात्रों के प्राप्तांकों की तुलना में। और अगला, पांचवा, शोध के क्षेत्र में इनका प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है। और अगला है शिक्षा और मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण में केंद्रीय मानों का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपको जो सिलेबस में पढ़ना है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आपको सिलेबस में पढ़ना है आप सभी को मध्यमान, मीन, इसे माध्यिका भी कहते हैं। मध्य बिंदु, माध्यिका, मध्यमान, मीन कहते हैं। मीन अर्थात औसत से हम बताएं कक्षा में किसी के लिए भी ये संभव नहीं होता। किसी भी टीचर के लिए अगर 50 छात्र बैठे हैं तो सभी से बारी बारी से पूछा जाए तो उनका समय ही समाप्त हो जाएगा। तो हर रोज़ से किसी न किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और उसे पूछ लेते हैं तो समझ जाते हैं कि उस रोग का बच्चा जान गया होगा, समझ गया होगा, ऐसा अपेक्षा रखते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट में बताया खून में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा है, कितना TCDC, कितना ESR, इस्नोफिलिया बढ़ा हुआ है। तो इसकी भी जानकारी हम लोग खून की न्यूनतम मात्रा को लेकर ज्ञात करते हैं और जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पर लाइन ऑफ मेडिसिन डिसाइड होता है। डॉक्टर उसी के आधार पर लिखते हैं। मध्यमान, मीन, मध्यमान को अंगनितीय औसत, एरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं। एवरेज भी कहते हैं। अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% ही बच्चे समझ रहे हैं। अगर 40% भी बच्चे समझ रहे हैं, औसत 40%, 50% भी समझ रहे हैं तो मेरा पढ़ाना सफल है। तो ये मध्यमान को अंगनितीय औसत, एरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। यह किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है और उसके समस्त प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके दोनों ओर के प्राप्तांकों के विचलन का योग कितना होता है? योग 0 होता है। क्लियर? आगे आप लोगों को पढ़ना है माध्य विचलन, मीन डेविएशन, स्तरीय विचलन,
अतिरिक्त प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन इसका अध्ययन करना है। और मध्यमान को अंगणितीय औसत, मध्यमान को अंगणितीय औसत अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है, अरिथमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। यह किसी समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है और उसके समस्त प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके जो विचलन होते हैं, इसके विचलन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों का योग शून्य होता है। जैसे मान लीजिए 5 छात्रों के प्राप्तांक, 5 छात्रों का प्राप्तांक कितना है? 5 छात्रों के प्राप्तांक मान लिया गया 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, इनका माध्य ज्ञात करना है। 10, 12, 14, 16, 18। मीन ज्ञात करना है 10, 12, 14, 16 और 18। मीन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? या तो सभी को जोड़ देंगे, 10 + 12 + 14 + 16 + 18, है ना। 10 + 12 + 14 + 16 + 18 = 70। 70 / 5 वी गेट 14। हम लोगों को 14 प्राप्त होता है। 70/5 14। तो इसका मीन कितना हो गया? 14। ठीक है, हमारे पास 5 छात्रों का प्राप्तांक कितना है? 10, 12, 14, 16, 18। और 10, 12, 14, 16, 18 है। और इसको अगर बढ़ाते हैं तो 10 और 12 आगे और 16 और 18 पीछे, तो बीच का हुआ 14। तो 14 सबको जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 70। 70/5 हम लोगों को 14 प्राप्त होता है। और दूसरी तरह से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर हम आरोही क्रम में सजाते हैं, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, असेंडिंग ऑर्डर, तो होगा 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, 5 छात्रों के प्राप्तांक हैं 10, 12, 14, 16, 18। अगर हम ऊपर से 2 हटा देते हैं 10 और 12, और नीचे से 2 हटा देते हैं 16 और 18। ठीक है, ऊपर से 10 और 12 हटा दिया और नीचे से 16 और 18 हटा दिया, तो बीच का प्राप्तांक हो गया हमारा 14। तो बीच का जो प्राप्तांक हुआ 14, वही मध्यमान हो गया, वही माध्य हो गया। तो 10, 12 ऊपर से हट गया और नीचे से 16, 18 हट गया, तो बीच का प्राप्तांक हो गया 14। और फिर 14 हुआ, तो ये प्राप्तांक हो गया। नेक्स्ट है, ये तरीका हो गया। अगर हम इसको अवरोही क्रम में सजाते हैं, ज़्यादा से कम की ओर, तो हमें मिलता है 18, 16, 14, 10 और 12। ठीक है, 18, 16, 14, 10, 12 और 10। ठीक है, अगर हम 2 ऊपर से छाड़ दें तो 18 और 16 छाड़ दिए, नीचे से छाड़ दिए तो 12 और 10 छाड़ दिया, नीचे से 12 और 10 छाड़ दिया, तो हमें कितना मिला? 14। तो आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, हमें मध्य में ज्ञात होता है 14। ठीक है, हमें मध्य ज्ञात होता है 14। तो इस प्रकार माध्य ज्ञात किया जाता है। अब नोट कर लेंगे कॉपी में। तो अभी बताया प्राप्तांक है 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, और इसका औसत हो गया 14। विचलन जब करेंगे तो विचलन में क्या करेंगे? विचलन में 10 में से 14 घटाएंगे, 10 में से 14 विचलन में घटाएंगे। 10 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है -4। 12 में से 14 घटाते हैं, ये 12 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है, 12 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है -2। 14 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है 0।
और अगर 16 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है 2, और 18 में से 14 घटाते हैं तो हमें आता है 4। ठीक है, फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। हमारे पास प्राप्तांक है 10, 12, 14, 16, 18। 10, 12, 14, 16, 18। औसत इसका हो गया 14। विचलन ज्ञात करना है तो 10 में से 14 को घटाते हैं तो हमें मिलता है -4। ये 12 में से 14 घटाते हैं तो हमें मिलता है -2। 10 में ये 14 में से 14 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। 14 में से 14 घटाते हैं तो हमें मिलता है 0। 16 में से 14 घटाते हैं तो हमें मिलता है 2, और 18 में से 14 घटाते हैं तो हमें मिलता है 4। सभी को जोड़ने से हमें मिलेगा 0। तो मध्यमान की गणना दोनों प्रकार के प्रदत्तों से होती है, अव्यवस्थित से भी और व्यवस्थित से भी। और अव्यवस्थित तथा व्यवस्थित दोनों रूपों से की जा सकती है। छोटे समूह के प्रदत्तों की गणना अव्यवस्थित रूप के प्रदत्तों से ही करना संभव है। छोटे समूह के प्रदत्तों की गणना अव्यवस्थित रूप के प्रदत्तों की गणना से ही संभव है, जबकि बड़े समूहों के प्रदत्तों की गणना व्यवस्थित प्रदत्तों से ही करना संभव होता है। ठीक है, तो मध्यमान की गणना दोनों प्रकार के प्रदत्तों अव्यवस्थित तथा व्यवस्थित से की जाती है। छोटे समूह के प्रदत्तों की गणना अव्यवस्थित रूप के प्रदत्तों से ही करना संभव है, जबकि बड़े समूह के प्रदत्तों की गणना व्यवस्थित प्रदत्तों से ही करना संभव होता है। अव्यवस्थित मतलब रॉ डाटा, जिससे जो अरेंज नहीं हो, नाइदर डिसेंडिंग ऑर्डर नॉर असेंडिंग ऑर्डर, और रॉ डाटा एकदम से कच्चा आंकड़ा जिसे कहते हैं। तो अव्यवस्थित प्रदत्तों से मध्यमान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। अव्यवस्थित प्रदत्त दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो, when data are not repeated, जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, इस विधि में प्रदत्तों का योग करके प्रदत्तों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों का योग करके प्रदत्तों की संख्या से भाग दिया जाता है, आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान मीन कहा जाता है। फिर से एक बार हम बता देते हैं, अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। अव्यवस्थित प्रदत्त दो प्रकार के होते हैं, जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो, when data are not repeated। इस विधि में प्रदत्तों का योग करके प्रदत्तों की संख्या से भाग दिया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों का योग करके प्रदत्तों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो मान प्राप्त होता है उसे मध्यमान मीन कहा जाता है। सूत्र होता है m = summation x by n। कैपिटल M = summation x by n, जहाँ m = मध्यमान, या हिंदी में कहेंगे m = summation x by n, जहाँ m = मध्यमान और माध्यिका बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। m बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। m = मध्यमान, समेशन x = पदों का योग और n = पदों की संख्या। m = मध्यमान, समेशन x = पदों का योग, n = पदों की संख्या। जैसे मान लीजिए निम्नलिखित
व्यवस्थित आंकड़ों प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 9, 10 आंकड़े का फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। 9, 10, 12, 15, 18, 24, 26, 8, 28, 30। फिर से चर्चा कर देता हूँ। 9, 9, 10, 12, 15, 18, 24, 26, 8, 28, 30। अब इनका ज्ञात करना है। इनका ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? समेशन एक्स पहले ज्ञात करेंगे। समेशन एक्स क्या होगा? समेशन एक्स अर्थात पदों का योग ज्ञात करेंगे। पदों का योग ज्ञात करने के लिए समेशन एक्स बराबर 9 + 10 + 12 + 15, 9 + 10 + 15 + 12 + 18 + 24 + 26 + 8 + 28 + 30। फिर से जोड़ देता हूँ। समेशन एक्स बराबर होगा 9 + 10 + 12 + 15 + 18 + 24 + 26 + 8 + 28 + 30। इन सब को जोड़ देने से आएगा 180। 180 तो n = हो जाएगा 10। 180/10 18। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आंकड़ा कितना है 10। n पदों की संख्या है 10 और पदों का योग हमारा आता है, पदों का योग मेरे पास आ रहा है 180 और पदों की संख्या है 10। तो समेशन x/n = 180/10 = 18। ठीक है, ये फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ। निम्न व्यवस्थित प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। आंकड़े हैं 9, 10, 12, 15, 18, 24, 26, 8, 28 और 30 और तदनुसार समेशन x = 9 + 10 + 12 + 15 + 18 + 24 + 26 + 8 + 28 + 30 = 180। So n = 10। मध्यमान m = समेशन x/n = 180। 180/10 = 18। सेकेंड उदाहरण है, दूसरा उदाहरण की चर्चा हम लोग करते हैं। दूसरे उदाहरण में एक समूह के छात्रों के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए। इन प्राप्तांकों का माध्यमान ज्ञात कीजिए। एक समूह के छात्रों के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए। इन प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। है 40, 75, 48, 66, 49, 52, 64, 79, 72, 55। फिर से चर्चा कर लेते हैं। प्राप्तांकों का 40, 75, 48, 66, 49, 52, 64, 79, 72 और 55। एक समूह के छात्रों के एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए। इन प्राप्तांकों का मध्यमान ज्ञात कीजिए। है 40, 75, 48, 66, 49, 52, 64, 79, 72, 55। प्रश्न के अनुसार समेशन x पहले इसका ज्ञात करते हैं। समेशन x क्या होगा? समेशन x अर्थात पदों का योग होगा। समेशन x = 40 + 75 + 48 + 66 + 49 + 52 + 64 + 79 + 72 + 55। जैसे जो आंकड़े जो अभी हमने पहले कहे थे उनको जोड़ देना है।
उनका योग ज्ञात कर लेना है। उनका योग क्या होगा? समेशन एक्स इक्वल टू 40 प्लस 75 प्लस 48 प्लस 66 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 64 प्लस 79 प्लस 72 प्लस 55, इन सभी को जोड़ने से हमें प्राप्त होता है 600, हमें मिलता है 600। तो समेशन एक्स इक्वल टू 600, पदों की संख्या पदों का योग बराबर 600, और पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या है 10, तो 600 बटा 10 बराबर 60। 600/10 60। दूसरा है जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो, पहला हम लोगों ने चर्चा की जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरा है जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो, जब सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में कोई प्राप्तांक बार बार दोहराया जाता है, तो इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। m इक्वल टू समेशन fx/n। ठीक है। जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो, when डाटा रिपीटेड, तब कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति का प्रयोग किया जाए, जब आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो, when डाटा रिपीटेड, तो हम लोग किस प्रकार आंकड़ों का ज्ञात करेंगे? माध्य किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे? तो जब सर्वेक्षण या परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों में कोई प्राप्तांक बार बार दोहराया जाता है, तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। m इक्वल टू समेशन fx/n। जहाँ f बारंबार आवृत्ति है, m इक्वल टू मध्यमान, m इक्वल टू मीन, अरिथमेटिक मीन, समेशन सिग्मा इक्वल टू योग, समेशन f इक्वल टू आवृत्ति या बारंबारता, और n इक्वल टू आवृत्तियों का योग, पदों का योग। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं। 10 अंकों की परीक्षा में 15 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः इस प्रकार आए। 10 अंक का परीक्षा थी और 15 छात्रों के प्राप्तांक आए क्रमशः 333, 444, 44, 55, 666, 77, 89 और 9 आया। तो मध्यमान ज्ञात कीजिए। फिर से हम बताते हैं। 10 अंकों की परीक्षा में 15 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 333, 444, 44, 55, 666, 77, 89 और 9 है। तो मध्यमान ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए 3 हेड बनाएंगे, 3 ऊपर मद बनाएंगे, हेड अर्थात मद बनाएंगे। 3 मद में पहला मद रहेगा प्राप्तांक का, दूसरा मद रहेगा आवृत्ति का, और तीसरा मद रहेगा f × x। जो पहला प्राप्तांक रहेगा उसको सूचित करेंगे हम लोग x से, और दूसरा आवृत्ति जिसे रहेगा उसे स्मॉल f से, और तीसरा f × x, fx से सूचित करेंगे। तो ये प्राप्तांक को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारा प्राप्तांक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आवृत्तियाँ जो हैं वो है 3 टाइम्स आया है, 4 5 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है, 6 3 टाइम्स आया है, 7 2 टाइम्स आया है, 8 1 टाइम्स आया है, और 9 2 टाइम्स आया है। तो ये सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो n इक्वल टू हमारा ज्ञात होता है 18, और f × x जैसे 3 × 3 कितना होगा 9, 4 × 5 20, 5 × 2 10, 6 × 3 18,
6 इंटू 3 18, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 1 8 और 9 इंटू 2 18। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स को टोटल करते हैं तो समेसन एफ एक्स इक्वल टू 97। तो मध्यमान समेसन एफ एक्स बाई एन इक्वल टू 97 बाई 18, अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5.38 प्राप्त होता है। तो ये मध्यमान का है। मध्यमान के दो सूत्र हम लोगों ने पढ़े, एक समेसन एक्स बाई एन और एक समेसन एफ एक्स बाई एन। समेसन एफ एक्स बाई एन समेसन ए इक्वल टू समेसन एफ एक्स बाई एन, जहाँ एफ इक्वल टू आवृत्ति या बारंबारता और एन इक्वल टू कुल पदों की संख्या, ये हम लोगों ने चर्चा की। व्यवस्थित पदों, दूसरा है व्यवस्थित प्रदत्तों मध्यमानों की विधि, कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो व्यवस्थित पदार्थ से मध्यमान की गणना करने की दो विधियां हैं, एक है लॉन्ग मेथड और एक है शॉर्ट मेथड, लंबी अवधि और शॉर्ट मेथड। इसकी शॉर्टकट मेथड लंबी अवधि का, लॉन्ग मेथड का समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ, और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस समेसन एफ डी बाई समेसन एफ। हम किसी भी पद को मान लेते हैं, ए मतलब एज्यूम्ड कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन समेत माध्य के द्वारा एक कोई भी माध्य हम लोग मान लेते हैं और उसके आधार पर इन दो फॉर्मूलाओं से, एक शॉर्टकट मेथड में होता है एम इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी बाई समेसन एफ, डी इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस एक्स बार, है ना। और लॉन्ग मेथड में समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ, जहाँ एफ इक्वल टू आवृत्ति, एक्स इक्वल टू मध्य बिंदु और ये। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।